मसूरी उत्तराखंड राज्य में एक ऐसी जगह जो कि अपने सुंदर वादियों और हसीन पहाड़ के नज़ारों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं, एंजॉय करते हैं और वहाँ के नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इस जगह पर ऐसी भी एक जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ना तो कोई रहता है और ना ही कोई जाना भी चाहता है। बेसिकली वो एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई गलती से चला भी गया तो वो शायद ही वापस लौट कर आए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही जगह की बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे आज से बहुत साल पहले बहुत सारी माइंस चलती थी, हजारों की तादाद में वर्कर्स काम करते थे, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण आज बस रह गई है उन माइंस में तो सिर्फ उन वर्कर्स की, उन माइनर्स की रूहों की आवाजें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज का नाम है सेफ्टी अलर्ट, जहां पर मैं पूरे दुनिया के जितने भी माइंस में एक्सीडेंट हुए हैं उन सभी एक्सीडेंट्स के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। इसके साथ ही उससे रिलेटेड क्या आपका कानून कहता है, क्या नियम वगैरह बनाए गए हैं, उन सभी के बारे में हम इन वीडियोस के माध्यम से, इन एक्सीडेंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मैं बात करूं बिजली की, जो कि बेसिकली जनरेट होता है थर्मल पावर स्टेशंस में, जहां पर कोयले को जला के इसको जनरेट किया जाता है, या फिर मैं बात करूं सीमेंट की, जिसका कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर स्टील, आयरन रॉड्स या किसी भी चीज़ का, इन सभी के रॉ मटेरियल का जो मेजर सोर्स होता है वो है माइंस, जहां पे माइनर्स दिन रात काम करते रहते हैं आपको ये सारी चीज़ों के रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि आप तक ये सुविधाएं पहुंच सकें। लेकिन इन माइनर्स की ज़िंदगी भी कुछ खास नहीं होती है। दिन रात ये काम करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं आए दिन एक खतरा बना रहता है एक्सीडेंट होने का भी, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसमें किसी न किसी को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका ना तो कोई रिटन रिकॉर्ड है, चाहे मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर मैं बात करूं उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर मैं बात करूं एक ऐसा संस्थान जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, DGMS, उसकी बात करूं। किसी भी प्रकार का रिटर्न ऑर्डर या फिर किसी भी प्रकार का इसके ऊपर जो ये इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं किया गया। पब्लिकली अंदर की बात हो तो बात अलग है। एक ऐसा इंसिडेंट जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। तो चलिए बात करते हैं इसी इंसिडेंट के बारे में, जहां पे न कि सिर्फ 10 लोगों की, 100 लोगों की, या 200 या 300, 1000 लोगों की मौत नहीं हुई, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा माइनर्स ने अपनी जान गंवा दी और उसके बारे में किसी ने सांस तक नहीं ली, बस माइंस को चुपचाप बंद कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है सन 1800 के दशक से, जब ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ऑफिशियल तौर पे अपने कंट्रोल में ले लिया था, और जो इंडिया था ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी के रूप में जाना जाने लगा, जो कि जिसका डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ चुका था। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया, चूंकि अपने पैर यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से जमाने थे, पूरा कंट्रोल चाहिए था, तो यहाँ पर इन्होंने मैनेजमेंट और गवर्नेंस पे तो फोकस किया ही, और इसके साथ ही जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग था इनका वो था माइनिंग। यहाँ पे जो मिनरल्स मौजूद थे इंडिया की धरती पर, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट की, कोल माइंस वगैरह जैसी बहुत सारी माइंस ओपन की। अब जब बात आई कंस्ट्रक्शन की,
तो कंस्ट्रक्शन के लिए इनका बेसिक रिक्वायरमेंट हुआ कि भाई हमें तो यहाँ पे सीमेंट चाहिए, और सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए था लाइमस्टोन। और जब पूरे इंडिया में ये खोजबीन की गई कि लाइमस्टोन सबसे अच्छा लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो पूरा का पूरा एक भंडार आप कह सकते हो मसूरी की पहाड़ियों में इन्हें मिला, जहां पर सबसे हाई क्वालिटी के लाइमस्टोन मौजूद थे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिशर्स ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में वहां पर बहुत सारी माइंस ओपन करना स्टार्ट कर दी, बहुत सारे सुरंगों के रूप में माइंस स्टार्ट किए, जहां पर हजारों की तादाद में वर्कर्स काम करना स्टार्ट कर दिए। इसी तरीके से वहां पे जो माइंस ओपन हुई, तो फाइनली उस माइंस का नाम था लंबी डहर माइंस। लंबी डहर माइंस, इसकी अपनी एक ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। लंबी डहर माइंस को जब ब्रिटिशर्स ने ओपन किया, तो वहां पे उतना ज्यादा वर्कर्स थे, हजार वर्कर्स थे, मतलब बहुत है, 1000 वर्कर्स भी बहुत है। आजकल की माइंस में इतने वर्कर्स होते ही नहीं है, कितनी बड़ी माइंस हो। अब उस समय पे पूरे का पूरा मैनुअल काम चलता था। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, 1900 का दशक आया। इस समय तक ये था कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अच्छा खासा हो रहा है, तो इनको और भी ज़्यादा लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, डिमांड बढ़ा, तो और भी ज़्यादा इन्होंने वहाँ पर माइंस ओपन करना स्टार्ट कर दिया और भी ज़्यादा वर्कर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट किया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, मसूरी ऑलरेडी मीन सी लेवल से 6500 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। वहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी, मतलब इंडिया के बाकी एरियाज के कंपैरिजन में वहां पे ऑक्सीजन की कमी ऑलरेडी बनी ही रहती है। अब ऐसे केसेस में वहां पर माइंस में अंडरग्राउंड माइंस ओपन की, जहां पे किसी प्रकार का वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था। वेंटिलेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको पहले एक जानकारी दे देता हूं कि माइंस में जनरली क्या होता है कि वेंटिलेशन, हवा माइंस के अंदर दो तरीकों से पहुंचाई जाती है, या तो नेचुरल वेंटिलेशन होगा या तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया जाएगा। नेचुरल वेंटिलेशन में मतलब दो ओपनिंग्स दे दिए जाते हैं, तो एक एंड से आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो एक एंड से हवा घुसती है, दूसरे एंड से निकल जाती है। दूसरा तरीका ये किया जाता है कि भाई आपने पंखा लगा दिया एक ओपनिंग पे, तो वो एग्जॉस्ट जैसे घर में आपके काम करता है, तो वैसे ही वो पंखा हवा खींचेगा माइंस के अंदर से, तो माइंस के दूसरे एंड से हवा अंदर घुसेगी और पूरे डस्ट को और जितनी भी स्मोक वगैरह है उसको अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से माइनर्स को ऑक्सीजन भी मिल जाता है और एक साफ हवा भी मिल जाती है। तो लंबी डहर माइंस में जब वर्कर्स काम करते थे, तो अब आप खुद सोच के देखिए, अंडरग्राउंड माइंस है, पहाड़ों में एकदम से पूरी तरह से हजारों की तादाद में 50,000 से भी अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनकी आवाज की गूंजें, जिनके हथौड़े से पत्थर को तोड़ने की गूंजें पूरी पहाड़ियों में दिन रात गूंजा करते थे। वहां पे ऐसा कोई भी वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, और वहां पे उस डस्ट में या फिर उस दम घोंटू हवा में वर्कर्स दिन रात बराबर काम करते थे। प्रोडक्शन बढ़ा, वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा आए, दिन रात वर्कर्स काम कर रहे हैं, वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, कोई सेफ्टी मेजर नहीं था। इस कारण से वहां पर धीरे धीरे वर्कर्स को डस्ट में काम करने के कारण बीमारियां होने लगी। अब बीमारियों की अगर मैं बात करूं, तो माइनर्स जब माइंस के अंदर काम करते हैं, तो जनरली इनको 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, 3 कारणों से। जनरल है, जो सबसे बेसिक चीज है वो है, एक तो कम रोशनी में काम करने से बीमारी होती है, जिसका नाम है निस्टैग्मस, जिसमें कि जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो अनकंट्रोलेबल तरीके से ऑटोमेटिकली मूव करने लगती हैं। दूसरी बीमारी होती है एंसेलोस्टोमियासिस, जिसमें कि वर्कर्स अगर बहुत लंबे समय तक गंदे पानी में काम करते हैं, तो हुकवर्म एक होता है, वो उनके बॉडी के अंदर घुस जाता है और उनका खून चूसना स्टार्ट कर देता है। तीसरी जो सबसे मेजर बीमारी है वो है नीमोकोनियोसिस, जिसमें भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। और नीमोकोनियोसिस बेसिकली डस्ट के कारण ये बीमारी होती है, जब वर्कर्स डस्ट को इनहेल कर लेते हैं। अब डस्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि उनके लंग्स को हार्म पहुंचाती है। अब न्यूमोकोनियोसिस भी आपका 3-4 प्रकार का होता है, अगर मैं इसकी भी इलैबोरेट इसको करूं तो, जिसमें कि आपका आता है सिडरोसिस, जो कि आयरन ऑक्साइड के डस्ट के कारण ये बीमारी होती है। दूसरी बीमारी है आपका एस्बेस्टोसिस, जिसमें कि सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम के डस्ट के कारण बीमारी होती है। इसके अलावा बेरिलियोसिस, जो कि बेरिलियम अगर डस्ट या फ्यूम्स के फॉर्म में है तो ये बीमारी होती है। और जो सबसे मेजर बीमारी है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है सिलिकोसिस।
सिलिका अगर डस्ट के अंदर मौजूद है, जो डस्ट धूल उड़ती है, उस धूल में अगर सिलिका मौजूद है तो वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। क्योंकि सिलिका क्या करता है, वो जब अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर जाते ही वो आपके एल्वेलाई पे जाके, लंग्स में छोटे छोटे सैक्स होते हैं एल्वेलाई, उसमें जाके सेटल डाउन हो जाता है और वहां पे वो हाइड्रेट होकर सिलिका एसिड बनाता है, जो कि आपके ब्लड में मिक्स होगा और आपको टीबी नामक बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से आपको ग्रसित कर देगा। ठीक है, ये तो थी बीमारियों की बात। अब जैसा कि आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि वहां पे वर्कर्स धीरे धीरे इस बीमारी से इफेक्ट होने लगे। अब वर्कर्स में वहां पर सिर्फ आप एक चीज तो बताना ही भूल गया कि वर्कर्स वहां पर, वर्कर्स के नाम पे सिर्फ आदमी नहीं थे, वहां पे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी को वहां पर ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती काम पर लगाया हुआ था, या स्वेच्छा अनुसार, वो तो भगवान ही जाने, लेकिन वहां पे सभी कोई काम करते थे माइंस के अंदर। धीरे धीरे वहां पर वर्कर्स की डेथ होने लगी, कोई खून की उल्टियां करता था और एक समय ऐसा आया कि जब आसपास के इलाके में वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा, सभी के परिवार खत्म हो चुके। अब आप सोचेंगे कि यहां पे प्रशासन क्या कर रहा था, क्योंकि भाई 1995 में जाके आखिरी में इन माइंस को बंद किया गया और ऐसा कहा जाता है लोकल्स के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बंद हुआ, बट इसका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना स्टेट गवर्नमेंट, बोले तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही उस एक ऐसी संस्थान जो पूरे इंडिया में सेफ्टी का काम देखती है और पता नहीं कितने सालों से देख रही है, उसके द्वारा भी किसी प्रकार का रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि इस माइंस को बंद करने का ऑर्डर आया या कुछ भी आया। आजादी के बाद कानून बनाए गए और कानून में CMR 1957 आया, मेटल माइंस का 1961 में आया, सभी में दिया गया है कि अगर सिलिका का परसेंटेज 5% से कम है तो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, पहले 3 मिलीग्राम था, अब हो गया है 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक डस्ट, 1 क्यूबिक मीटर में मतलब 2 मिलीग्राम से अधिक डस्ट नहीं होना चाहिए। 5% से अधिक अगर सिलिका हुआ डस्ट के अंदर तो उस केस में आपका 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका अगर आप डाल देंगे तो उससे, उस फॉर्मूले की मदद से आपको अपनी माइंस का परमिसिबल लिमिट मिल जाएगा कि मतलब 1 क्यूबिक मीटर हवा में कितना डस्ट मौजूद होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अलग अलग सेफ्टी मेजर्स भी बताए गए, वेंटिलेशन सिस्टम के रिगार्डिंग कानून बनाया गया, सेफ्टी मेजर्स दिए गए कि PPE यूज होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज होना चाहिए, बट कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए गए। अब अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो की कि आज के समय में लंबी डहर माइंस का क्या सीन है, तो लंबी डहर माइंस को चारों तरफ से पैक कर दिया गया, मतलब उसके अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है। क्योंकि एक आध बार ऐसा हुआ है कि बहुत से रिपोर्टर्स वहां पे गए हैं और अगर गलती से कोई जो एक आध दो रिपोर्टर गए हैं वहां पर अंदर, तो उन्होंने वहां पर देखा कि आज भी वहां पे चीज़ें मतलब जो वर्कर्स हैं वो चीखते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा और इस सीरीज़ में हम इसी प्रकार की और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और यूँ कहें कि और भी जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको सारी चीज़ें जो कानून में लिखा गया है, जो बीमारियाँ हैं, जो माइनिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद होती हैं कहानियों की मदद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर देना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।